नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट से वकील नितिन मिश्रा जी, और इन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी तक परमवीर सिंह अभी तक प्यारे हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार के, पर जैसे ही परमवीर सिंह ने एक के बाद एक खुलासा करना शुरू कर दिया महाराष्ट्र सरकार में हो रहे करप्शन का, तो अब परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। परमवीर सिंह के ऊपर अब एक FIR दर्ज हो चुकी है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे हम दिल्ली के हाई कोर्ट नितिन मिश्रा जी से, और जितनी भी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रही हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सवाल पूछेंगे। आप किस तरीके से देखते हो सर इन सारी चीज़ों को, कि जिस तरीके से परमवीर सिंह अभी तक बहुत ज़्यादा प्यारे हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार के, और जैसे ही इन्होंने खुलासे किए हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और परमवीर सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। सेना का एक वजीर होता है, राजा तब तक उसको अपने साथ रखता है जब तक कि वो राजा के मन की बात करे। जिस दिन वजीर राजा के मन की बात करना बंद कर देगा उसको बदल देते हैं। यही सेम बात हो रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। परमवीर सिंह जी उनकी कई एक केसेस में मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे। जिस वक्त तक वो अपने सरकार की बातें सुनते रहे या उनकी बातें मानते रहे तब तक उन्होंने उनको अलाउ करा। जिस वक्त से वो बदले, और बदले भी किन बातों को लेके कि एक टाइम के बाद इंसान का कैरेक्टर उसको अलाउ नहीं करता उस लेवल तक डिग्रेड होने के लिए, उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और सरकार ने उनको फंसाना शुरू कर दिया। मैम, कट थ्रोट पॉलिटिक्स। किस तरीके से देखते हो कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लेकर कोई भी खुलासा करने की कोशिश करता है तो उसे दबाने की कोशिश क्यों करता है? अब जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं परमवीर सिंह के ऊपर कि ये करप्शन करते थे, क्या ये करप्शन अगर 2015 से 2016 तक के हैं तो जो ऑफिसर अब निकल कर आ रहे हैं क्या ये पहले निकल कर सामने नहीं आ सकते थे? देखिए मैम, 2 साल पहले जिसने करप्शन करा है और ड्यूरिंग द पीरियड वो 2-3 साल के लिए वो आपका मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है, मेन ऑफिसर रहता है जो कि आपके सारे इन्वेस्टिगेशन का। दिल्ली में पिछले 1-2 साल, बॉम्बे में कुछ पिछले 1-2-3 साल में, पूरे महाराष्ट्र में इवन कहूँगा बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। मैं कांड बोलूँगा उनको, वो घटनाएं नहीं हैं, वो कांड हैं। जो ऑफिसर आपका मेन चार्ज में है उस वक्त और आज आप उसके करप्शन लगा रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि वो उनकी मन की बात नहीं कह रहा है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके आगे। जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो रही हैं, परमवीर सिंह को फंसाया जा रहा है, पर अगर हम बात करें वहाँ के पूर्व गृह मंत्री की अनिल देशमुख की, जिनको लेकर खुलासा किया था, क्या वो इस तरीके से बच पाएंगे? क्योंकि अब उनके ऊपर तो CBI जाँच कर ही रही है और FIR भी दर्ज हो चुकी है अनिल देशमुख के ऊपर भी। अनिल देशमुख जी के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, गृह मंत्री हैं, बड़े दर्जे के मंत्री हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से इशू हुआ था जिसको कि परमवीर सिंह जी ने एक्सपोज करा है, 100 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है और वो उस चीज़ को मंथली बेसिस पे, रैकरिंग बेसिस पे मांगना चाह रहे थे। आज परमवीर सिंह जी ने उनको एक्सपोज किया है तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा कि अपने ही ऑफिसर को, जो कि उनका मेन ऑफिसर था एक वक्त तक, उनके खिलाफ फाइल पे फाइल खोल रहे हैं, फाइल पे फाइल खोल रहे हैं। अब बात करते हैं अनिल देशमुख जी की। अनिल देशमुख जी ने ऐसा करा था, दैट वाज द ओनली रीज़न CBI टुक कॉग्निजेंस अगेंस्ट हिम, और उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करा गया है। उनके खिलाफ जो भी कंसर्न प्रोसीजर है वो फॉलो करे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं वो सिर्फ इसीलिए लिखी जा रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे दबाने की कोशिश करेंगे, पर जो सारा मैटर है उसे कोर्ट तो अलग ही तरीके से देख रहा है ना। देखिए मैम, कोर्ट में सिर्फ एक चीज़ होती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं एविडेंस। प्राइमा फेसी कन्फेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अगर परमवीर सिंह जी ने ये वाली बात को कन्फेस करा है कि उनके गृह मंत्री ने उनसे कुछ पैसे मांगे गए थे, वो चाहे जितने भी हों, अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस है। कोर्ट इसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस भी ले चुका है, कोर्ट प्रोसीजर भी फॉलो कर रहा है जो किए जाते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको सज़ा होगी इसमें। महाराष्ट्र के हाल अभी तक बेकार हैं और शुरुआत से लेकर आपने भी देखा होगा कि कोविड के केस कम होकर नहीं दे रहे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सरकार इस तरीके से राजनीति में लगी हुई है, नेताओं को बचाने में लगी हुई है, करप्शन में लगी हुई है, और जो IPS अफसर रह चुके हैं उनके ऊपर केस खोलने में लगी हुई है। क्या और काम नहीं है महाराष्ट्र सरकार के पास? जी बिल्कुल नहीं है, आपने जो कहा वही है। सिर्फ इनके पास सिर्फ 1-2-3 काम हैं। पैसे कमाने हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना है, और अपने अधिकारियों को तब तक बचाना है जब तक कि वो उनकी बात सुने, उसके बाद उनको बचाना भी नहीं है। और जहाँ तक की बात आई है और सो कॉल्ड बड़े बड़े केसेस में, उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ करी कि चीज़ों को इस लेवल पे टेम्पर कर देते हैं, इस लेवल पे टेम्पर कर देते हैं कि एक टाइम के बाद वो प्रूव होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।
अब जैसे कि सीबीआई इन सारे मामलों में जांच कर रही है, तो अभी कुछ दिन पहले एनसीपी की तरफ से ये कहना था, एनसीपी जो कि वहां पर मुख्य पार्टी है, सरकार चला रही है, और एनसीपी की तरफ से ये कहा जाता है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो सीबीआई बिठाई गई है, सीबीआई जांच कर रही है, वो इसीलिए बिठाई गई है क्योंकि केंद्र सरकार फेलियर है, केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई किया जा रहा, इसीलिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब अनिल देशमुख को टारगेट में। ये किस तरीके की राजनीति है? ये एक बात कही जाती है कि बहकावाद की राजनीति है। आपको उलझा देंगे दूसरे सवालों में, मुख्य धारा से आपको हटा दिया जाएगा। जब आप मुख्य धारा से हट जाएंगे तो आपका फोकस कहीं और जाएगा। जब आप किसी और चीज़ों को फोकस करेंगे तो मेन बात जो होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। एज एन एडवोकेट आप किस तरीके से देखते हो आज इस पूरे मामले को? एज एन एडवोकेट मेरा ओपिनियन इस चीज़ में ये रहेगा कि सबसे पहले जो इन लोगों को करना चाहिए वो अपने ही मंत्री और जो भी कोलिशन की पार्टी हैं उनको एक प्रॉपर सेटअप में डालिए और उसके बाद अपना एजेंडा क्लियर कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप पावर चाहते हैं, या फिर आप देश की और अपने प्रांत के लिए उसके विकास के लिए या उससे जुड़ी हुई चीज़ें करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जिस सिस्टम में मैंने बोला है उसी सिस्टम में काम करना चाहते हैं। पहले वाला काम, फिर दूसरे वाला काम और फिर तीसरे वाला काम, तब तक कुछ बचता नहीं है और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि जनता को ये जो सवाल है उसमें से जवाब मिल चुका है कि जिस तरीके की चीज़ें आपने बोली 2019 में ये सरकार बनी थी और उसके बाद जिस तरीके से सरकार की नीतियाँ रही हैं सिर्फ पैसा कमाने की, जनता 1 साल से कोविड से लड़ रही है, केस तमाम हो जाते हैं, उनको लेकर फाइलें बंद करा दी जाती हैं। सरकार को किस बात की फिक्र है? सिर्फ अपनी जेब भरने की, जनता की नहीं? सरकार को एक बहुत बड़ी फिक्र तो ये है कि पैसा हम कमा लें लेकिन पकड़े ना जाएं। छवि बहुत ज़रूरी है एक नेता के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जनता की आती है, तो जनता को हम कोई और बड़े बड़े वादे कर देंगे, अगले चुनाव में नया मैनिफेस्टो बना देंगे, कुछ उस तरीके की बात कर देंगे जो जनता को लवाब नहीं लगे। क्योंकि नेताओं के साथ क्या होता है कि वादा करने में तो ये सबसे आगे हैं, वादे करने में तो शायद इतने आगे हैं कि इनसे आगे कोई नहीं होता, लेकिन जब बात ग्राउंड रियलिटी पर उस पर वर्क करने की आती है तो शायद इनसे पीछे भी कोई नहीं होता है। पैसे कमा लेंगे, पावर कमा लेंगे, अगला इलेक्शन आएगा, फिर किसी बात पे बहकाएंगे, फिर किसी बात पे नई बात करेंगे। और ये पूरी परिपाटी है। ये जो जितनी भी थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी हैं, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, वो चाहे दिल्ली की हो, वो चाहे किसी और राज्य की हो, इन लोगों का एक काम रहता है कि इन्हें जनता को एक थर्ड एजेंडा दिखाना है कि हम इस एजेंडा पे वर्क करेंगे, और प्रैक्टिकली वो उस पर काम करते नहीं हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि कोर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एविडेंस, और जिस तरीके से अगर हम सचिन वाजे का केस देखें तो सचिन वाजे के केस में हमें तमाम एविडेंस हैं जो हाथ लग चुके हैं सीबीआई के और एनआईए के। क्या कहना चाहोगे उन सारी चीज़ों को लेकर कि सचिन वाजे के केस को लेकर कितनी फंसने वाली है सरकार, क्योंकि उन सारी चीज़ों को लेकर एविडेंस है एजेंसियों के पास? मैम देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जब बात फंसने की आएगी इससे भी बाइकआउट कर लेंगे। ये इनका ट्रेंड है। अगर आप इनके ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे तो अपने हर वो अधिकारी जिससे इनको लगता है कि ये फंस सकते हैं या ये परेशान हो सकते हैं या आने वाले वक्त में ये इन फ़र्क डाल सकता है, ये वाजे पे ही बॉयकॉट करेंगे। इससे पहले वो जो ऑफिसर जो इनको 100 करोड़ की रिकवरी की बात कह के दे रहा था कि मैं इतने कमा के दो आप मुझे, उससे बॉयकॉट कर लिया। और इस तरीके के और भी बहुत से काम आए जिससे बॉयकॉट करते आए हैं। ये कुल मिला के क्या करेंगे कि अपनी सेना में हर बार एक नया वजीर लेके आएंगे, उससे काम कराएंगे। जब काम पूरा हो जाएगा या वजीर फंसने की बात आएगी, खुद नहीं फंसेंगे, कुल मिला के बाकी दुनिया को फंसा देंगे। सर ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जनता भी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है, आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठी है। जनता को भी चीज़ें समझ आ रही है कि ये सरकार किसी लिए सत्ता में आई थी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के सपने देखे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये सरकार चल पाएगी? अब बहुत मुश्किल है इनके लिए सरकार को चला पाना अब, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ना ये खुद ही अपनी छटनी शुरू कर दें, एक अच्छे मैनिफेस्टो के साथ काम करना शुरू करें अगर राजनीति करनी है। वरना तो इनकी राजनीति लगभग ख़त्म हो चुकी है। पिछले 5-10 सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि जो ये 10 साल पहले होते थे वो अब नहीं है। जनाधार नहीं रहा है इस पार्टी के पास, और आने वाले वक्त में ये दिन पे दिन कम होता जाएगा। वजह उसकी ये है, वादे करे हैं बहुत बड़े बड़े, निभाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। और जनता महाराष्ट्र की हो या किसी और प्रांत की हो, बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत चुन के अपना वोट देती है और अपनी वोट की कीमत जनता समझ चुकी है।
यहाँ पर अगर हम फिर से परमवीर सिंह की बात करें तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ इसी तरीके के एक्शन लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी ने जब इन लोगों को लेकर आवाज़ उठाई थी तो उनके खिलाफ पुराने केस खोल दिए थे। कंगना रनौत की तरफ से अगर कुछ बातें कही गई थी तो उनका ऑफिस तोड़ दिया गया था। एक सरकार जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है ये आपको कहाँ तक ठीक लगता है? कानून में भी इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से कानून की एकदम धज्जियाँ उड़ाती दिखती है ये सरकार। देखिए, जहाँ तक बात अर्नब की है, जो पहला सवाल है, अर्नब जी के लिए इन्होंने क्या करा कि उनको खुद में इतना उलझा दिया कि वो आने वाले काम ना कर पाए। मैं आपको पहले भी ये वाली बात कह चुका हूँ कि एक इंसान को अपनी ही चीज़ में इतना उलझा दो कि वो आगे कुछ ना कर पाए। अब उन पे 3 या 4 या 5 केस उन्होंने खोल दिए। अब वो अपने केस को कंटेस्ट करेंगे कि आपको एक्सपोज करेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता एक इंसान के लिए कि खुद को, जो इंसान खुद अपने आप में कहीं एक्यूज़ बन रहा है किसी चीज़ में, वो आपको एक्सपोज करने के लिए शायद उतना पावरफुल अटैक करवा दिया। इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप? बात कंगना जी की करते हैं। कंगना जी का ऑफिस तोड़वा दिया। जहाँ तक मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके का कोई प्रोविज़न है नहीं कि आप किसी का घर, मकान, ऑफिस तोड़वा दें। बहुत से बहुत लॉकआउट या उस तरीके की तालाबंदी के प्रावधान हैं कानून में, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है लॉ को लेके, आप वो कर सकते हैं। लेकिन शक्ति प्रदर्शन है, आदत है, लोगों को डराना है, लोगों को धमकाना है, या तो हमारे जैसे हो जाओ या हट जाओ, आपको ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं अपने देश के लोगों को, अपने प्रांत के लोगों को। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आने वाले चुनाव में इसका हर्जाना वो भुगतेंगे, ये पक्की बात है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट नितिन मिश्रा जी, और सर ने ये बात कही है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से चीज़ें की जा रही हैं, इन सारी चीज़ों का हर्जाना महाराष्ट्र सरकार को देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, महाराष्ट्र सरकार का ध्यान उन सारी चीज़ों पर नहीं है जिन चीज़ों से ग्रस्त हो रही है महाराष्ट्र की सरकार। तमाम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में मर रहे हैं और तमाम हॉस्पिटलों में आग लग रही है, और जब वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं के हेल्थ मिनिस्टर आकर बोलते हैं कि ये कोई नेशनल न्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी जेब भरने के लिए सत्ता में आए थे। और अभी वैक्सीनेशन को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन फ्री दी जाए, कल उद्धव सरकार ने ये सारी चीज़ें कह तो दी कि हमारी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा, पर उसकी डेट उन्होंने नहीं बताई कि 1 मई से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र की जनता है उनकी तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि अगर कल को 18 साल की आयु से ऊपर के लोगों की मृत्यु होती है या फिर किसी 18 साल के व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार के यही नेता होंगे और यही उद्धव ठाकरे होंगे। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।